Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well in your studies. So yes, we have started with history from class 6 and yes, we have started your chapter number 7, that is Ashoka, the emperor who gave up war. Yes my dear students, we have completed part 1 of this chapter and now we are in part 2 of this chapter and we will talk about how the emperor ruled their empire. So we will talk about how they govern their empire, how they rule their people. So इस तरह से उनके जो governance का process था, we will talk about it. So here we begin it. My dear students, you know very well जो हर्यक वंश, जो हर्यक डायनेस्टी है जिसके फाउंडर जो थे बिम्बिसार थे, राइट? वहाँ से स्टोरी शुरू होती है मगध की, ठीक है? सो मगध में सबसे पहली डायनेस्टी क्या थी जिसने रूल किया था? द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी वाज हर्यक डायनेस्टी एंड द फाउंडर वाज yes बिम्बिसार. ओके स्टूडेंट्स, देन बिम्बिसार सन वाज अजातशत्रु और उसने क्या किया था? मर्डर कर दिया था, प्रिजन रखा था उसे काफ़ी दिन. बिम्बिसार को अपने ही फादर की मर्डर कर दिया था, असैसिनेशन कर दिया था, हत्या कर दी गई थी. सो उसके बाद में वो क्या बन गया था? रूलर बन गया था हर्यक डायनेस्टी में. एंड देन आफ्टर अदर्स उदयन था और फिर जो उसके बाद के जो सक्सेसर्स थे उनका जो असैसिनेशन है या फिर उन्हें ओवरथ्रोन किसने किया था? शिशुनाग वंश ने. जो शिशुनाग जी थे उन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी की नींव रखी थी. ओके, ही वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग वंशा. Then the other dynasty was the third dynasty. The third ruling dynasty was Nand Vansha. Okay, so the founder of Nand Vansh was Mahapadmanand. Okay, and the duration was 344 BCE to 322 BCE. नंद वंश का जो समय था वो क्या था? 344 BC to 321 और you can say 22 BCE. ओके, बिकॉज यहाँ से जो लास्ट एम्परर था, जो लास्ट किंग था, जो डायनेस्टी थी नंदा वंश, उसके नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे वो कौन थे? घनानंद. एंड ही वाज असैसिनेट वाज एंड ओवरथ्रोन बाय Chandragupta Maurya. Okay, and Chandragupta Maurya was the first king, first emperor of India. Okay, उसने क्या रखा? एक एम्पायर खड़ा किया, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर की हम बात करेंगे. He was the founder of मौर्यन एम्पायर. सो कब उसने फाउंडेशन रखी थी? Yes, 321 BCE में उन्होंने फाउंडेशन रखी थी किसकी? मौर्यन एम्पायर की. ओके, 321 BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा. ओके, एंड यहाँ पे मैंने BC टर्म यूज़ किया, मीन्स बिफोर क्राइस्ट. मीन दोनों का ही है, ये न्यू टर्म है और वो ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग है, ठीक है? सो अब यहाँ से हम क्या स्टडी करने वाले हैं? यहाँ से हम स्टडी करने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में. जो एम्परर है, हाउ ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अ किंग. जो एम्परर है उसकी रूलिंग और उसका प्रोसेस क्या है, उसका गवर्न करने का क्या तरीका है, क्या मेथड है. सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर इन दिस पार्ट. ओके क्लास, सो हियर वी बिगिन इट. यू नो वेरी वेल, जो मौर्य डायनेस्टी है, सबसे पहले हम उसका एक्सपेंशन, उसका एरिया यहाँ से देख लेते हैं. सो हियर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू some part of South India and here is in light pink color. Here is the area of Mauryan Emperor, मौर्य एम्पायर, ठीक है? सो जो ये एरिया आप सी कर सकते हैं, आप इस मैप में इजी वे में देख सकते हो. ये इतना बड़ा जो है मौर्यन एम्पायर था, मौर्य डायनेस्टी था. इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 321 BCE. ओके, एंड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही वाज असिस्टेड बाय चंद्रगुप्त को किसने हेल्प किया था? कौटिल्य ने, चाणक्य ने. ओके, सो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. एंड हियर जो पाटलिपुत्र है, वो पाटलिपुत्र जो है यहाँ से कैपिटल बन गया था मगध एम्पायर की. इससे पहले वाली जो डायनेस्टीज़ थी उसी में ही जो राजगृह से पाटलिपुत्र जो है अब बड़ा और मेजर और एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गया था और यहाँ से उसे कैपिटल बन गया था. वो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी, ठीक है ना? सो पाटलिपुत्र से
जो अलग अलग रीजन थे, इतना बड़ा जो टेरिटरी है, इतना बड़ा जो एक्सपेंशन ऑफ एरिया है आपका, इतना बड़ा एम्परर है और उसका एम्पायर इतना बड़ा है, सो यहाँ से वो रूल कर रहे हैं, ठीक है. सो इट वॉज अ सेंटर पॉइंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. क्लियर क्लास? सो हियर due to the greater expansion of Maurya Empire, different parts of it were administrated differently. जो expansion था मौर्य डायनेस्टी का वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था. It was very greater. So ये जो different parts है मौर्यन डायनेस्टी के, it was administrated by differently by the king, but जो method था वो अलग अलग तरीके से उसे administration किया जा रहा था. What are the method? So the emperor had direct control over पाटलिपुत्र and its surrounding areas. So जो emperor है, जो king है, जो emperor है, king से बड़ा कौन होता है? emperor. Okay, so a big kingdom is equal to empire. So यहाँ से जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो किसका था? पाटलिपुत्रा पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका था? यस, जो एम्परर था, ही हैड अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द कैपिटल एंड द कैपिटल वाज पाटलिपुत्रा. ओके, एंड द सराउंडिंग एरियाज, जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ से डायरेक्ट किसके कंट्रोल हो रहा था? एम्परर उसको लीड कर रहा था. मीन्स यहाँ का इतना बड़ा जो एरिया है उसे वो खुद कंट्रोल कर रहा था. क्लियर? नेक्स्ट क्या होगा? The emperor appointed more officials to collect taxes from the farmers. So अब क्या होगा? आपको रूल करना है, you have to govern. So आपको क्या करना पड़ेगा? You need wealth. So you have to collect taxes from the people. Okay, और कौन कौन लोग होंगे जो एलिजिबल होंगे, जिन्हें टैक्स देना है? कौन देंगे वे आर जो हैं, वे हैं farmers. These are farmers, pastoralists and क्राफ्ट पर्सन्स, मर्चेंट्स. ओके, और जो लोग जो विलेज में और टाउन्स में रह रहे थे, ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे मर्चेंट्स, उन्हें भी टैक्स देना था. ठीक है. सो एक जो एम्परर होता है उसे अपना जो एम्पायर है उसे रूल करने के लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा. ठीक है ना. सो अब वो पैसा कहाँ से आएगा? सो इट कम्स फ्रॉम टैक्सेस इन अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस. सो टैक्सेस कौन कौन पे करेंगे? किन्हें पे करना है? फार्मर्स को, पेस्टोरलिस्ट को, क्राफ्ट पर्सन्स को एंड मर्चेंट्स को. ठीक है ना. सो उनका एक एक परसेंटेज होता था, शेयर फिक्स होता था, किन्हें कितना टैक्स देना है. और इस तरह के जो टैक्स कलेक्टर्स थे वे यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे एम्परर्स के थ्रू. आप टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाउ विल यू गवर्न योर एम्पायर? सो जो एम्परर है वो कैसे गवर्न करेगा? उसे गवर्न करने के लिए पावर चाहिए, आर्मी चाहिए, उसे एक बड़ा बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है. सो इस तरह से ये जो टैक्सेस हैं ये कलेक्ट किए जा रहे थे थ्रू द टैक्स कलेक्टर्स. ओके, सो टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था. नेक्स्ट इज ऑफिसर्स यूज्ड टू पनिश दोज who violated the orders of emperor. Yes my dear students, so जो officers जो अपॉइंट किए गए थे मौर्य एम्परर के थ्रू, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो आफ्टर जो उसके बाद के जो एम्परर हैं उन सभी का यही रूलिंग मेथड था. सो यहाँ पे जो ऑफिसर्स जिनको अपॉइंट किया गया था, दे कैन पनिश अदर्स. ओके, सो उनके पास में पनिश करने की पावर थी. और किसे पनिश करेंगे? हो वायलेटेड द ऑर्डर्स ऑफ एम्परर. यस, जिसने भी वायलेशन किया, जिसने भी उल्लंघन किया किंग या एम्परर के ऑर्डर्स का, उसे फिर कौन पनिश करेगा? ऑफिसर्स पनिश करेंगे. सो दे हैड पावर. ओके, मैनी ऑफिसर्स वर हायर्ड ऑन रेगुलर पे. सो आपने क्या करना है? आपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है और उन्हें रेगुलर पे भी किया जाएगा, बिकॉज वो इतनी सारी सेवाएं दे रहे हैं आपके लिए, टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं, आपका जो वायलेशन कर रहा है आपके रूल्स का उन्हें पनिश कर रहे हैं, और वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रख रहे हैं आपकी सोसाइटी में. सो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें हमें रेगुलर पे करना होगा. सो एम्परर गिव्स देम रेगुलर सैलरी. क्लियर क्लास? ओके. स्पाइस मीन्स डिटेक्टिव्स. यस, अब क्या होता है, इतना बड़ा एरिया है ना, तो जो एम्परर है उसके पास में सारी इंफॉर्मेशंस, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो कौन लेके आएगा? स्पाइस लेके आएंगे, डिटेक्टिव्स लेके आएंगे. सो उसने क्या किया? अपने ऑफिसर्स और जो सोसाइटी है उसमें अपने कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स
छोड़ रखे थे, वो भी किन पे कंट्रोल कर रहे थे इनडायरेक्टली, ऑफिसर्स को चेक कर रहे थे कि क्या जो ऑफिसर्स वो सही वे में रूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वे अच्छे से टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई रिश्वत तो नहीं ले रहे। सो इस तरह से जो स्पाइस हैं वो किन्हें सुपरविज़न, किनको सुपरवाइज कर रहे थे, ऑफिसर्स को। सो स्पाइस मीन्स डिटेक्टिव्स वर हायर्ड टू सुपरवाइज द ऑफिसर्स। क्लियर क्लास? सो इस तरह से कुछ डिटेक्टिव्स होते थे, आपने स्टोरीज और सीरियल्स भी देखे होंगे ना डिटेक्टिव्स के। सो वे सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस किसको लेके देते थे, एम्परर्स को ला के देते थे, और ये ज़रूरी भी था। आज भी कुछ इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है और जो हमारा सूचना तंत्र होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स कोई अटैक करने वाला है, कोई दूसरा किंगडम अगर आपके टेरिटरी से जो उसका कोई किंग है अगर वो और उसकी आर्मी आपके ऊपर अटैक करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आप तक पहुंचाएंगे इस इंफॉर्मेशन। आपका कोई ऑफिसर अगर आपके साथ में धोखा करने वाला है, चीट करने वाला है, सो सब कुछ सारी इंफॉर्मेशंस कौन लेके आएगा एम्परर के पास में? यस, स्पाइस लेके आएंगे। क्लियर? सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी उस समय इन लोगों के लिए, और आज भी मैटर करता है। ठीक है क्लास? ओके, द पोजीशन ऑफ द एम्परर वाज सुप्रीम। सो यहाँ से हमने देखा एम्परर की जो पोजीशन है वो सुप्रीम है। मीन्स एम्परर का डायरेक्ट कंट्रोल उसके सब्जेक्ट्स पे भी था, ऑफिसर्स पे भी था। ऑफिसर्स को सुपरविज़न करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए उसने किसको अपॉइंट किया था, किसको हायर किया था? स्पाइस को हायर कर रखा था। तो वो तो सारी सूचना लेके आ देते थे। ओके, so he was at a supreme position, okay, higher position, who controlled everyone with the help of royal family and senior ministers. So जो अब emperor है उसकी help कौन करेगा? सभी चीज़ें आपकी family आपको help करती है, ठीक है ना? How will you govern the empire? So इसमें royal जो family है, royal family और senior ministers. So here is a senior minister, you can see जो चाणक्य है वो senior minister के रूप में assist कर रहे थे emperors को, ठीक है ना? सो इस तरह से एम्परर की जो पोजीशन है सुप्रीम थी सोसाइटी में, और उस समय एम्पायर की पोजीशन सबसे लीड रोल में हीरो होते थे, है ना? अशोका जो है स्टोरी के हीरो हैं, हम उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो यहाँ से हमने देखा तीनों ही हीरो हैं, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया, रियल किंग मीन्स उन्होंने ही एक एम्पायर खड़ा किया था, बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने, है ना? और वहाँ से जो मौर्य एम्पायर है उसकी फाउंडेशन होती है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनता ही जा रहा था, ठीक है? सो ही वॉज अ ग्रैंड फादर ऑफ अशोका, ठीक है ना? ओके, सो यहाँ से रॉयल फैमिली मेंबर्स और सीनियर मिनिस्टर्स विल हेल्प एम्परर टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स। ओके, क्लियर? There were also many smaller provinces within the Maurya Empire which were ruled by provincial capitals like Takshila and Ujjain. So my dear students, as you know, जो इंडिया है उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है ना? So जो स्टेट्स हैं कितने हैं? सो आपको ये चेक करना है हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया। सो स्टेट्स क्यों बनाए जाते हैं? मीन्स आपका इतना बड़ा एरिया है, आपका ग्रेटर एक्सपेंशन है आपका एरिया का, तो आपको उससे डिफरेंट वे में रूल करना होगा, और एक ही जो एम्परर है वो सब जगह नहीं जा सकता है। तो उसे क्या करने होंगे, कुछ छोटे छोटे जो रीजन्स हैं उनको अलग अलग थोड़ी सी इम्पॉर्टेंस देनी होगी, कुछ प्रोविंशियल कैपिटल्स बनानी होंगी, वहाँ से भी आपको रूल करने के लिए कुछ ऑफिसर्स की अपॉइंटिंग करनी होगी। सो ऑफिसर्स भेजते थे वे लोग, प्रोविंशियल कैपिटल बना दी, ठीक है ना? लाइक जैसे आपने इंडिया है हमारा, ये रहा। अभी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है ना? वो अपने अपने एरिया के उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम होते हैं, उनके जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, वे सब वहाँ पे रूल करते हैं, और ओवरऑल जो है इंडिया में इस तरह से रूल किया जा रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो हमारी पहले की जो क्या सिस्टम था उस समय का, सो इफ़ वी स्टडी अबाउट इट, सो पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यू नो वेरी वेल। ओके, सो हियर we will talk about Takshila. Okay, we will talk about Takshila. So Takshila क्या थी? provincial capital थी, and other one Ujjain. So here is Ujjain. Okay, so north west में क्या है?
तक्षशिला है, इंपॉर्टेंट सेंटर बना दिया, मीन्स आपका इतना बड़ा एरिया है, आपका ग्रेटर एक्सपेंशन है, आपका इतना बड़ा, आपने अपनी टेरिटरीज को बढ़ा लिया है, सारे किंगडम्स को अटैक भी करना पड़ता है आपको, है ना, मीन्स अपना एरिया का एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप? एक्सपेंशन करने के लिए, अपने एरिया का एक्सपेंशन करने के लिए आपको जो है दूसरे किंगडम्स के ऊपर अटैक करना होगा, उसकी लैंड को कॉन्कर करना होगा, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे एम्परर है, एम्परर उसके सराउंडिंग एरियाज़ पे डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसने कुछ इस तरह से प्रोविंशियल कैपिटल्स बना दी, ठीक है ना। सो 2 प्रोविंशियल कैपिटल थी, वन वाज तक्षशिला एंड अदर वन उज्जैन, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब इसके भी आसपास के जो एरियाज़ हैं उन्हें किस तरह से रूल किया जाएगा? सो इन्हें ही 4 रीजनल सेंटर्स में भी डिवाइड किया गया था। सो दीज आर फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड उज्जैन, तोसली एंड सुवर्णगिरी इज हियर। So Tosli is here and Suvarnagiri. These are 4 regional centers. Okay, regional centers थे और इनमें से 2 क्या थी? प्रोविंशियल कैपिटल्स भी थी। इनके बीच में बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं। सो यहाँ पे अब ये एरियाज़ तक्षशिला से उज्जैन के जो रास्ते हैं उनके बीच में कौन गवर्न करेगा? तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है ना। यहाँ पे आपने सुवर्णगिरी साउथ में भी एक सेंटर बना दिया, आपका रीजनल सेंटर है। यहाँ आपने जो साउथ ईस्ट है यहाँ पे तोसली में भी आपने अपना एक सेंटर बना दिया। सो इस तरह से ये पूरे 4 सेंटर्स मिलके जो है रूल कर रहे थे, ठीक है। ओके, देयर वर वाइड एरियाज, ओके, देयर वर वाइड एरियाज बिटवीन द 4 रीजनल सेंटर्स। सो अब मैंने आपको बताया, एज आई हैव डिस्कस विद यू, 4 रीजनल सेंटर्स आर तक्षशिला, उज्जैन, तोसली एंड सुवर्णगिरी। सो इनके बीच में क्या है? वाइड एरियाज है, बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं। इन एरियाज में कुछ ट्राइब्स भी होंगे, ट्राइबल ग्रुप्स भी होंगे। सो ये लोग कैसे रहते थे? इन्हें भी फ्री मूवमेंट था इनका, इनके ऊपर कुछ ज़्यादा कंट्रोल उस तरह से नहीं था। ये लोग अपने कस्टम्स को फॉलो कर सकते थे और उन्हें क्या पे करना पड़ेगा या फिर किस तरह से ये सब चीज़ें रूल की जा रही थी। सो द मॉडर्न empire was divided into 4 provinces, okay, with the imperial capital of पाटलिपुत्रा। जो इम्पेरियल कैपिटल थी वो तो पाटलिपुत्रा थी और 4 प्रोविंशियल जो सेंटर्स थे वो हमने देखने हैं। फ्रॉम अशोकन एडिक्ट्स, अब हमें ये सब चीज़ें कहाँ से पता चल रही हैं? अशोका ने क्या बनाए थे? अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, ठीक है ना। सो यहाँ से ही हमें मौर्यन डायनेस्टी के जितने भी जो रूलिंग प्रोसेस थे, जो गवर्नेंस थी वहाँ पे कैसे सिस्टम था, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा जानने को, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अशोकन एडिक्ट से। क्लियर? सो द नेम ऑफ 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स वर तोसली इन ईस्ट, ओके, सो तोसली इज इन east, Ujjain in the west. So here Ujjain, clear? Okay, Suvarnagiri in the south. Here is Suvarnagiri and Takshila in the north. So here Takshila in north. Clear class? So these are 4 regional centers. Okay, next is, in these areas the Maurya rulers tried to control only the roads and rivers. This is very important dear. So class students you have to notice, अब ये रूल कैसे कर रहे हैं? आपने इतना बड़ा एरियाज़ है इन रीजनल सेंटर्स के बीच में, आपके एरियाज़ को आप कैसे रूल कर रहे हो? आप यहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं, आप यहाँ के जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, जिनसे टैक्स कलेक्ट करना है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सो उन सभी से आपको वेल्थ भी लेनी है, टैक्स कलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? तो जो रूलर्स हैं ना वो क्या करते हैं? दे ट्राई टू कंट्रोल ओनली द रूट्स एंड रिवर्स। वो कंट्रोल किसको करना चाहते हैं? ओनली जो रूट्स थे ना, मेजर रूट्स थे, मीन्स तक्षशिला से उज्जैन का जो रूट है उसे कंट्रोल कर लो, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट रूल है। आपको अगर सेंट्रल एशिया या फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है तो इम्पॉर्टेंट सेंटर क्या था? तक्षशिला था। सो वहाँ से आप गवर्न कर रहे हो, आपने रूट्स जो भी हैं, रोड रूट्स उनको, और जो आपके रिवर्स के जो रूट है, मीन्स नदियों से भी तो रास्ते तय किए जा रहे थे, नदियों से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया जा रहा था, सो बोट्स के थ्रू। सो इस तरह से उन्होंने क्या किया? रूट्स एंड रिवर्स को डायरेक्ट जो है ना कंट्रोल किया। एज दीज वर इम्पॉर्टेंट फॉर मूवमेंट, बिकॉज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मूवमेंट के लिए, और मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? आपने किसी ट्रेडर के, मर्चेंट्स के या फिर किसी फार्मर्स के, इन लोगों के मूवमेंट्स को आपने ट्रैक किया है,
तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, कुछ टैक्स वसूले जाते हैं। सो इस तरह से उन्होंने सिंपल सा तरीका अपना रखा था। दे वांटेड टू ट्राई एंड दे ट्राइड टू कंट्रोल द रूट्स एंड रिवर्स। Clear class? So it is written in Arthashastra. Arthashastra was the book of Chanakya, or you can say Kautilya, and the other name was Vishnugupta. So चाणक्य ने अपना एक अकाउंट लिखा, ओके, अपनी एक बुक लिखी अर्थशास्त्र, और उसमें उन्होंने जो भी मौर्य डायनास्टी की जो गवर्नेंस का जो सिस्टम था, जो प्रोसेस था, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया है। क्लियर? Okay, so it was written in Arthashastra that the northwest region was famous for blankets. So अब क्या होगा, आपने मूवमेंट्स को कंट्रोल कर लिया। अब आप किसी भी चीज़ का इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, ओ यहाँ से ये चीज़ आ रही है तो इट मीन्स ये यहाँ से फेमस है। ठीक है ना? आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, और मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ, जो हमारा साउथ इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था गोल्ड के लिए, प्रीशियस स्टोन्स के लिए, स्पाइसेस के लिए। सो यहाँ से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट की जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ की फेमस है। ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट का क्या फेमस था, जो अफ़गानिस्तान, ईरान साइड के जो एरियाज़ थे, पाकिस्तान के एरियाज़ जो थे, नॉर्थ वेस्ट के जो रीजन था, यहाँ से फेमस थी ब्लैंकेट्स। सो दिस रीजन वॉज फेमस फॉर देयर ब्लैंकेट्स, एंड while South India was famous for gold and precious stones, and you can add spices. Okay, spices का एक्सपोर्ट तो जो हमारा ग्रीक है ना, वहाँ तक भी हो रहा था। ओके, सो हम इसके बारे में भी नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से, क्या क्या चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी और कौन कौन सी ट्रेडिंग की जा रही थी, किन किन चीज़ों की। ठीक है? सो यहाँ से आपने मूवमेंट्स को कंट्रोल कर लिया, आपने जो रोड से, जो मेजर रूट से आपने उस पर कंट्रोल करना है। देन कंट्रोल करने से क्या पता चलेगा, कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है, आप उसे अपने लिए मंगवा सकते हैं। मीन्स जो ऑफिसर्स हैं वो मंगवा लेंगे, एक ट्रक रुकवा लेंगे, है ना। अभी तो उस समय, उस ज़माने में ट्रक नहीं चलते थे, पर मीन्स जो भी कारवां वहाँ से गुज़र रहा है उसको वो कंट्रोल कर सकते थे, उससे टैक्स ले सकते थे। एज ए टैक्स वो मनी भी ले सकते थे उस समय की, या फिर वो डायरेक्ट ब्लैंकेट्स ही ले लेते थे। ठीक है ना, कि आप ये लेके जा रहे हो, ठीक है, 5 हमारे लिए निकालो, एक मेरे लिए, एक मेरे साथियों के लिए। सो इस तरह से एज ए ट्रिब्यूट, एज ए टैक्स वे इन चीज़ों को भी ले लेते थे। ठीक है? सो वी विल टॉक अबाउट टैक्सेस वर्सेस ट्रिब्यूट्स। सो ट्रिब्यूट क्या है, टैक्स क्या है? ट्रिब्यूट इज़ लाइक अ गिफ्ट। ठीक है ना, आप कभी कभी अपनी इच्छा से किसी को कुछ देते हैं, ठीक है, और कभी कभी आपसे कोई ज़बरदस्ती ले भी लेता है कि ये जो गिफ्ट है, ये जो चीज़ है, ये जो आर्टिकल है, ये आपको हमें देना होगा। सो ये फोर्सफुली भी आपको दिया जा सकता है, बट ये रेगुलर नहीं होता है। सो इसी तरह से आपको टैक्स और ट्रिब्यूट में जो डिफरेंसेस है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, यस, टैक्सेस जो था फिक्स था। ठीक है ना? सो इट वॉज कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे कलेक्शन किया जाएगा और ये फिक्स होता है। ठीक है ना, 1/6 पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सो इस तरह से फिक्स टैक्सेस था। And tribute, what about tribute? So tribute was collected as when it was possible, जब भी ये possible हो, मीन्स आपको किसी भी हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट के अंदर कुछ पॉसिबल आइटम दिखता है तभी तो आप ट्रिब्यूट में उसको मांगेंगे ना। अगर कुछ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कुछ फेमस ही नहीं है, कुछ ऐसा स्पेशल ही नहीं है, तो आप एज ए ट्रिब्यूट क्या मांगेंगे। मीन्स लाइक हंटर है, हंटर्स ने किसी का शिकार किया, बहुत ही बढ़िया, आज तो इतना ज़बरदस्त शेर मारा उसने, है ना। अब राजा साहब को क्या चाहिए, वो इतना अच्छा शिकार आपने किया है, ठीक है, हमारे दरबार में लेके आइए। किसी ने जो क्राफ्ट पर्सन है उसने बहुत सुंदर सी कोई स्कल्पचर्स बनाया है, डिज़ाइन किया है। सो अब राजा जी के पास में दिखाने के लिए, अपनी आर्ट का, अपने आर्ट की, अपनी कला को दिखाने के लिए, अपनी कला का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए वे जाते हैं। सो वहाँ पे राजा साहब बड़े खुश होते हैं, उसे इनाम वगैरह दे देते हैं और जो स्कल्पचर है वो एज ए ट्रिब्यूट ले लेते हैं, है ना। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें एज ए ट्रिब्यूट जब भी पॉसिबल होता है वो ले ली जाती है। ठीक है, फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, जो लोग एक वैरायटी ऑफ थिंग्स मतलब कुछ चीज़ों की दे सकते थे। ओके, मोर और लेस विलिंगली। सो अपनी इच्छा से ज़्यादा या कम, पर अपनी इच्छा से जब पॉसिबल हो, जब उसे दे सके। सो ये सारी चीज़ें
ट्रिब्यूट कही जाती हैं. ओके, सो ट्रिब्यूट वॉज नॉट फिक्स्ड, इट वॉज नॉट रेगुलर पे. ओके, सो इसे रेगुलरली पे नहीं किया जाता है. एंड टैक्सेस दे आर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस. क्लियर क्लास? सो टैक्स वर्सेस ट्रिब्यूट, क्लियर. Okay, next is, apart from this came the forested areas at the end. So अब जो फॉरेस्टेड एरियाज़ है, जो सेंट्रल इंडिया है, वो फॉरेस्टेड एरियाज़ में काउंट किया जाता है, राइट. वो बहुत ही अच्छा है, इसमें रिच पोजीशन रखता था. सो यहाँ पे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, दे आर फ्री टू मूव. ओके, सो उन्हें अपनी लाइफ जीने के लिए ऑलमोस्ट फ्री रखा गया था. द पीपल लिविंग देयर वर लार्जली फ्री. ओके, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, है ना. उनके अपने कस्टम्स हैं, और वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनसे कौन मीन्स उनसे ज़्यादा कोई उन्हें प्रेशराइज नहीं करता था, कोई चीज़ें समझते नहीं थे ना. ठीक है. सो फ्रॉम दिस इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दीज पीपल मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड थिंग्स. सो अब उनसे टैक्स तो क्या लेंगे. आप जंगल के एरिया में फार्मिंग कर नहीं सकते हो, आप हंटिंग करते हो, अब हंटिंग से रोज़ रोज़ राजा से आप शिकार का क्या करेंगे. सो उनसे क्या किए जाते थे, जो फॉरेस्टेड एरियाज़ में रह रहे हैं, वे दे आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट फॉरेस्ट. अब उन्हें क्या, फॉरेस्ट में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. टिम्बर मिल सकता है, एलिफेंट मिल सकता है, बीज की वैक्स मिल सकती है, हनी मिल सकता है. सो इस तरह की जो चीज़ें हैं एज ए ट्रिब्यूट उनसे कलेक्ट की जा सकती है. बिकॉज जो फार्मर्स थे उनसे 1/6 ऑफ द फार्मिंग प्रोडक्शन उनसे टैक्स लिया जा सकता है. बट ये जो लोग जो फॉरेस्टेड एरियाज़ में रह रहे थे उनसे टैक्स कैसे लें. हाँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक टैक्सेस फ्रॉम देम. सो उनसे एज ए ट्रिब्यूट इन चीज़ों की डिमांड की जाती थी, उनसे इन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी कि आप जो अच्छे कोई एलिफेंट्स हों, या फिर आपके पास में कुछ अच्छा टिम्बर का कलेक्शन हो, तो आप उसे एज ए ट्रिब्यूट या फिर एज ए टैक्स आप उसे प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है ना, ऑफिसर्स को. ओके, सो दीज पीपल मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड थिंग्स लाइक elephants, timber, or you can say wood, wax and honey to Mauryan officials. Okay, so इस तरह से जो Mauryan officials थे, जो वहाँ के उस समय के अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, वे इस तरह से कलेक्शन कर लेते थे, किसी से भी छोड़ते नहीं थे. मतलब आप जंगल में रह रहे हो ना, पेड़ पत्ते लगा के घूम भी रहे हो, तब भी आपको टैक्स तो देना ही होगा. ठीक है ना. अब जी हाथी का क्या करेंगे, थिंक अबाउट इट. क्या करेंगे मॉरियन ऑफिसर्स हाथी का, एलिफेंट का. यस, उन्हें वे आर्मी में यूज़ कर सकते हैं ना. वुड से क्या करेंगे, उनके जो घर है, उनके जो हाउसेज हैं, उनके जो पैलेसेस हैं, ये सारी चीज़ें, उनके अंदर के जो आइटम्स बनने हैं, आर्टिकल्स बनने हैं, डोर्स बनने हैं, ये सारी चीज़ें वुड से बनती हैं. फायरवुड में भी इसको यूज़ लिया जा रहा है. ठीक है ना. हनी और बीज वैक्स का तो इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था उस समय. सो इस तरह से ये जो फॉरेस्टेड प्रोडक्ट्स थे, इनकी भी इम्पॉर्टेंस थी. ठीक है ना. Okay, so the emperor and capital city, we will talk about here the emperor and capital city. क्या था emperor का तरीका और capital city में क्या हो रहा था. So Megasthenes. Okay, so who is this? Megasthenes was an ambassador, okay, who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. So here is an image given to you, and here is Seleucus Nicator. ठीक है ना. And here is Megasthenes. So Megasthenes was an ambassador. Okay, so दूत थे. ये किसके दूत थे, जो हमारा वेस्ट एशिया है वहाँ के एक ग्रीक रूलर थे, सेल्यूकस निकेटर. ओके, सो सेल्यूकस निकेटर. और ग्रीक रूलर्स में से आपको याद आए अलेक्जेंडर, सिकंदर महान. ठीक है ना. सो अलेक्जेंडर, जिसकी आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया था व्यास रिवर से आगे बढ़ने से. ठीक है ना. उनकी एक फ़ाइट हुई थी पोरस के साथ में, जो हमारे नॉर्थ के जो राजा थे उस समय, उन्होंने उन्हें बहुत ही बड़े युद्ध में उनके आपस में संघर्ष होता है. और इस संघर्ष को देखते हुए ही जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, ही रिफ्यूज़ टू क्रॉस द व्यास रिवर. सो बिकॉज वो जानते थे यहाँ पे इतने पावरफुल किंग से हमारा मुकाबला हुआ, अगर हम मॉडर्न डायनेस्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर तो हमारा पूरा हो जाएगा. ठीक है ना. सो क्लियर है. सो यहाँ से इनकी पावर को देखते हुए अलेक्जेंडर ने रिफ्यूज़ कर दिया था, उसकी आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया था, है ना. अलेक्जेंडर क्या बनना चाहता था, वो महान बनना चाहता था, पूरी दुनिया जीतना चाहता था. ठीक है ना. अब आफ्टर हिम जो सेल्यूकस निकेटर है, उसने क्या किया, उसने एक ट्रीटी के अकॉर्डिंग अपने दूत को
भेजा, ठीक है ना, अपने एम्बेसडर बना के भेजा। किसको भेजा? मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आए थे, किसके कोर्ट में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। क्लियर? सो मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट ही सॉ, सो द नेम वाज इंडिका। The account name, the book name was Indica. So उसने क्या किया? Whatever he saw, whatever he think about the society, whatever he saw, he wrote down everything in his account, in his book. So उसने इंडिका लिखा, मीन्स इंडिया में जो भी कुछ लिखा है इंडिया का, इंडिका, ठीक है। सो इंडिका बुक उसने लिखी थी और उसमें उसने डिस्क्राइब किया था मौर्यन एम्पायर के बारे में, ठीक है। सो हियर उसने पहले क्या लिखा है? एम्परर अशोका के बारे में लिखा है। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस, ठीक है। ओके, सो यहाँ से उसने चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बाद के भी जो रूलर्स थे उनके बारे में अपना डिस्क्रिप्शन दिया। सो एम्परर्स जो थे उनकी जो प्रेजेंस थी, जो सब जब वो अपीयरेंस होती थी उनकी पब्लिक में, सो वो बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेशन के रूप में मनाई जाती थी। मीन्स आपने देखा होगा ना, पालकी में, बग्गी में जो राजा हैं, जो किंग्स हैं, उनका एक पूरा का पूरा जत्था जो है वो निकाला जाता था। सो इस तरह से जब भी किंग या एम्परर जो था वो पब्लिक में अपीयरेंस देता था तो इट वाज सेलिब्रेटेड। सो एज ए ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था वहाँ पे और रॉयल एंट्री होती थी राजा की, ठीक है ना। सो एम्परर की पावर, उसकी रिचनेस दिखाई देती है। इस तरह से वो पालकी में बैठ के, मीन्स पैलिंक्विन्स में बैठ के वे अपीयर होते थे। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलिंक्विन, हिज गार्ड राइड एलिफेंट्स। सो अब उसके जो गार्ड्स हैं वे क्या राइड कर रहे थे? एलिफेंट्स में बैठ के आ रहे थे, और एलिफेंट्स को भी इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता था गोल्ड एंड सिल्वर से। सो डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। सो एलिफेंट्स को भी बहुत ही ब्यूटीफुली सजाया जाता था। जब वो पब्लिक में जा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, हल्के से सुंदर से बन के जाते हैं, बहुत ही ग्रैंड रॉयल एंट्री लेते हैं जो एम्परर्स थे अपने पावर और अपने रिचनेस दिखाने के लिए। सो पैलिंक्विन का यूज़ करते थे, ओके। और जो उनके गार्ड्स थे वे क्या राइड कर रहे थे? वो एलिफेंट राइड कर रहे थे जिन्हें इट वॉज डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर क्लास? सो इस तरह से ग्रैंड रॉयल एंट्री होती थी इन पब्लिक। सो ये अपीयरेंस के बारे में मेगास्थनीज ने बताया है। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। सो यहाँ से उसने ये भी बताया है कुछ जो गार्ड्स हैं वे अपने हाथ में एज ए ट्री, मीन्स एज ए ब्रांच ऑफ ए ट्री और सम स्मॉल ट्रीज जो हैं, पेड़ जो हैं, उन्हें लेते हुए चलते थे। और उन पेड़ों पे लाइव बर्ड्स, मीन्स उन पे पक्षी बैठे हुए रहते थे। कितनी ग्रैंड अपीयरेंस है, आप यू कैन इमेजिन अबाउट इट। और अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स, ठीक है ना, एक तोतों का जोड़ा, पैरट्स का जो ग्रुप है, ठीक है ना, वो सर्किल लगा रहा है। किसके सर्किल लगा रहा है? जो हेड है ना, हेड ऑफ द एम्परर। सो इस तरह से एक ग्रैंड रॉयल एंट्री होती है एम्परर की इन पब्लिक। क्लियर? सो ये इतना बड़ा अच्छा सा अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप तो वाह वाह करेंगे ना, ओहो वाओ, इतना शानदार ट्रेन किए हुए सब कुछ, राजा के गार्ड्स हैं, ये हैं वो है। सो पब्लिक अपीयरेंस बहुत ही शानदार, बहुत ही रॉयल होती थी, ठीक है ना। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वीमेन। सो अब क्या है, नॉर्मली जो किंग होते थे वे विमेन के थ्रू उनकी गार्ड की जा रही थी, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, आर्म वीमेन का यूज़ कर रहे थे, मीन्स वो अपने आप की सिक्योरिटी को लेके भी बहुत ज़्यादा डाउट में थे। मीन्स अगर उनके कुछ गार्ड्स हैं, अगर कोई मेल है तो क्या पता वो मेल गार्ड उन्हें कभी उनके असैसिनेशन कर दे, उन्हें असैसिनेट कर दे। सो इस तरह से वो आर्म्ड वीमेन को अपने चारों ओर रखते थे, ठीक है ना। एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। सो जो एम्परर हैं वो कई बार इस डर में भी जिंदा रह रहे थे, उन्हें ये डर लगा रहता था कि समवन वांटेड टू किल मी। ओके, सो इस तरह से वे अपने आप को प्रोटेक्शन देते हुए पब्लिक में अपीयरेंस देते थे। क्लियर? सो यहाँ से आप देख सकते हो एम्परर जो हैं वो इस तरह से अपनी पब्लिक अपीयरेंस दे रहे थे। क्लियर? सो ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स। अब उनके सर्वेंट्स की अगर आप बात करो तो ही हैज़ ए स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड। ओके,
सो टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, राजा साहब के खाने से पहले उस खाने में नमक है। इसी तरह से हर चीज़ें चेक की जाती थी, मीन्स कहीं उसमें पॉइजन तो मिक्स नहीं कर दिया है किसी ने। इस तरह से उनके जो स्पेशल कुक होता था, जो सर्वेंट्स होते थे, वे पहले टेस्ट करते थे उस खाने को, देन फिर उस खाने को ऑफ़र किया जाता था किंग को। क्लियर? सिक्योरिटी मेजर रखती थी उनके लिए। सो ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। एक ही बेडरूम में कंटिन्यूसली 2 नाइट्स के लिए, 2 नाइट्स से ज़्यादा वो नहीं स्लीप करता था, कभी नहीं सोता था। एक रूम में ओनली 2 रातें 2 दिन बिताने के बाद वो अपना जो बेडरूम है उसे चेंज कर लेते थे। क्लियर? इस तरह से अबाउट द लाइफ ऑफ एम्परर हमने डिस्कस किया यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कैपिटल सिटी मीन्स पाटलिपुत्रा, मॉडर्न पटना। ठीक है ना? अब हम पटना के बारे में देखेंगे। हियर यू कैन टेक अ लुक टू द कैपिटल सिटी। ओके, यहाँ से सूरज चमक रहा है और ये बहुत ही सुंदर शहर था। ठीक है ना? बहुत ही सुंदर कैपिटल थी और चाणक्य इसे अपने वहाँ से झरोखे से देख रहे हैं। दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही बड़ी और सुंदर शहर थी। ठीक है? ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। यहाँ से यू कैन लुक वो ईयर, इट वॉज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। मीन्स क्यों बनाते थे वॉल? फोर्टिफिकेशन क्यों करते थे? मीन्स अपने जो एरिया है, अपनी जो कैपिटल है, उसे किसी और के अटैक से बचाने के लिए इस तरह की वॉल से फोर्टिफाइड करते थे। ठीक है? ओके, इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। एंट्री करने के लिए भी 64 गेट्स को आपको पूरे जो आपका जो कैपिटल है, उस पूरे कैपिटल में जगह जगह पे गेट्स बनाए हुए थे। मीन्स एक गेट, फिर उसके बाद में कुछ और रास्ते पे जाने पे आपको कुछ और गेट्स मिलेंगे। 64 गेट्स वर देयर एंड 570 टावर्स वर देयर। इस तरह के बिल्डिंग्स भी मिली हैं, टावर्स भी मिले हैं वहाँ पे। ठीक है? द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. As I have discussed with you, जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं उनसे क्या मंगवाई जा रही थी? टिम्बर मंगवाई जा रही थी, वुड मंगवाई जा रही थी। यहाँ पे जो घर हैं वो 2 और 3 ट्रिपल स्टोरीज में भी मिलते हैं। ठीक है ना? 1, 2, 3। इस तरह से ट्रिपल स्टोरीज़ के जो घर हैं, जो टावर्स बनेंगे, उनमें वुड का यूज़ किया जा रहा था, मड ब्रिक्स, मिट्टी की ईंटों का भी यूज़ किया जा रहा था टू मेक हाउसेस। क्लियर? यहाँ के जो घर हैं, आप इसको नोटिस करो, क्या वे पक्की ईंटों के हैं जैसा हमने पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ देखा था? नो। ठीक है? यहाँ के जो घर हैं किससे बने हैं? वुड से बने। अब वुड से बने हैं तो इट इज़ नॉट सर्वाइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए जो घर हैं वो अब सर्वाइविंग नहीं कर पाया, हमें अभी देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है? ओके, द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स। जो किंग का पैलेस था, जो महल था, वो भी किससे बना था? वुड से बना हुआ था। इट वॉज मेड ऑफ वुड और उसमें स्टोन कार्विंग्स से डेकोरेशन की गई थी। इस तरह से जो पत्थर पे नक्काशी करी जाती है, उन तरह की छोटी छोटी स्कल्पचर्स या कार्विंग स्टोन से डेकोरेट किया गया था किंग्स के पैलेस को। क्लियर? It is surrounded with gardens and enclosure for keeping birds. Birds को रखने के लिए भी जगह थी और ये क्या है? Surrounded with gardens. महल में क्या थे? गार्डन भी थे, आपको प्ले एरिया भी देखने को मिलेंगे, गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे। इस तरह से पैलेस के अंदर गार्डन्स भी थे। About the capital in Indica written by Megasthenes. It was all about the capital in Indica. ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है हमें कहाँ से मिल रहा है? इंडिका से मिल रहा है। वी हैव फाउंड ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट एम्परर एंड अबाउट कैपिटल एंड इंडिका। ओके, एंड इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। क्लियर क्लास? आई थिंक नाउ यू ऑल हैव क्लियर हाउ दे रूल देयर एम्पायर। ओके, व्हाट वॉज द प्रोसेस? दे appoint officers to collect taxes, they hired spies to supervise the officers. Okay, और उन्होंने 4 regional centers बना दिए, 2 provincial capitals उन्होंने बनाई, तक्षशिला and उज्जैन, and 4 regional centers were तक्षशिला, उज्जैन, तोसली and सुवर्णगिरी. Okay, and the capital of Mauryan Empire
यस, मौर्यन एम्परर की जो बनाई हुई कैपिटल है वो है पाटलिपुत्रा. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ एम्परर, किस तरह से उसकी पब्लिक अपीयरेंस थी, क्या उसकी पावर थी, क्या उसके फियर्स थे, क्या उसके डाउट्स थे, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द सिटी एंड ऑल ऑफ द डिस्क्रिप्शन इज रिटन इन इंडिका. ठीक है ना. सो ये सब कुछ किसने बताया हमें? मेगास्थनीज ने, हु रोड his account, and the name was Indica. So I hope you have learned so many things from this chapter, from this part, and we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.